नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लेग को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेग को काली मौत कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, प्लेग एक बीमारी है, इसे काली मौत भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, और अरिबम श्याम शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बताने कि हाल ही में अरिबम श्याम शर्मा को इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे पद्मश्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, अरिबम श्याम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा स्कंदन। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को स्कंदन के प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, क्या मापा जाता है, क्या पता लगाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नली में द्रव के प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नली में द्रव के प्रवाह का पता लगाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? वेंटूरी मीटर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक भी कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है? गर्मी उत्पन्न होती है, उसे और क्या कहा जाता है? एक और क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारा का अयस्क है? दोस्तों यह रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे के अन्य एग्जाम में दोस्तों बार बार यह प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेंगे, एकदम बेसिक लेवल के है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क बतानी है दोस्तों। तो पारा का अयस्क है सिनेबार। आप लोग याद रखेंगे पारा का अयस्क होता है सिनेबार। ऑप्शन बी। आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा असम में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि किसके कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की जो दीवार होती है मोटी होती है, किसके कारण? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लिग्निन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। किसके कारण दोस्तों? तो लिग्निन के
कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे, लिग्निन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जीव एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा जीव एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे एस्केरिस। ऑप्शन ए भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एस्केरिस जो है इनमें से एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों केंचुआ, जोंक और नेरिस, ये तीनों जीव दोस्तों एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, लेकिन एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों बतानी है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका नाम है रघुराम राजन। जी हाँ दोस्तों, रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बतानी है कि इनके द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी पुस्तक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा आई डू व्हाट आई डू। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई डू व्हाट आई डू किनके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन जी के द्वारा, जो कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आप लोग याद रखेंगे, बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राइनाइटिस नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राइनाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाक प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज यानी कि ट्विन्स मिनरल्स कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सीसा और जस्ता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सीसा और जस्ता को दोस्तों जुड़वा खनिज कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जुड़वा यानी कि दोस्तों जुड़वा खनिज आप सभी को पता होगा, जुड़वा का मतलब क्या होता है? ट्विन्स। तो ट्विन्स खनिज कहा जाता है दोस्तों किसे? सीसा और जस्ता को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक दोस्तों जरूर देखेंगे, पूरा देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के कौन सा अंग पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है? देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है, यानी कि दोस्तों वो रीजनरेट फिर से हो सकता है। हमारे शरीर का एकमात्र अंग है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो पुनः क्या हो सकता है, वो रीजनरेट हो सकता है, यानी अपने से दोस्तों अपना निर्माण कर सकता है खराब होने पर भी। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, हमारे शरीर का एकमात्र अंग है यकृत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यकृत यानी कि लीवर। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो लीवर है एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित कर सकता है, अपने आप वो खुद निर्माण अपना कर सकता है खराब होने पर। एकमात्र अंग है कौन सा? यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस क्रिकेटर के नाम पर नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किस क्रिकेटर के नाम पर, किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है और उस मकड़ी का नाम उस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। उस क्रिकेटर का नाम बताना है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अरब जगत का पहला संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है? दोस्तों बताने है कि इनमें से किस देश के द्वारा अरब जगत का, जी हाँ दोस्तों, अरब जगत का पहला संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि
यूएई, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यूएई के द्वारा यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किस दिवस के तौर पर मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप सभी को दोस्तों बता दें कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो बतानी है कि इनके जयंती को किस दिवस के तौर पर मनाया जाता है भारत में? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन डे, प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष किनके जयंती के दिवस के तौर पर? तो आप लोग याद रखेंगे, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताएं जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न। दोस्तों बतानी है कि वह निष्क्रिय गैस कौन सा है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट रखा गया है, पहले स्थान पर रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे हीलियम को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, हीलियम जो कि एक निष्क्रिय गैस है, इसे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हीलियम, जिसे दोस्तों गुब्बारे में भी भरा जाता है। आप सभी को पता होगा हीलियम गैस क्या है? निष्क्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। बतानी है दोस्तों कि जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन कौन से हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों दो धातु आयन हैं जो क्या करते हैं? जल में कठोरता पैदा करते हैं। क्या करते हैं? जल में कठोरता पैदा करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है इसे उबाल करके खत्म की जाती है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है इसे उबाल करके खत्म कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जब उबाला जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। और जल की जो कठोरता होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका दोस्तों एक पहचान है कि जो कठोर जल होता है उसमें झाग आसानी से नहीं बनता है और ना ही उसमें अच्छा कपड़ा साफ होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो कठोर जल होता है यानी कि हार्ड वाटर होता है उसमें आसानी से झाग नहीं बनता है, कपड़े जो है आसानी से साफ नहीं होते हैं। और इसी कठोरता को खत्म करने के लिए दोस्तों पानी को उबाला जाता है। और यह कठोरता पैदा करने वाले जो धातु आयन है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आशा करते हैं इस प्रश्न के साथ साथ बाकी पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? बिल्कुल दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और रेलवे ग्रुप डी में रिपीट होने वाले प्रश्न। बतानी है कि इनमें से किस रोग में रोगाणु जो होते हैं खुले घाव से होकर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे टिटनेस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, टिटनेस रोग ऐसा है कि इसमें जो रोगाणु होते हैं ये खुले घाव से होकर के पूरे शरीर में क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों बतानी है कि जो अफीम है, अफीम का पौधा है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फूल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। जो अफीम होता है दोस्तों ये पौधे का फूल भाग होता है, फूल का भाग होता है। पौधे का जो होता है ये जो भाग होता है फूल होता है, अफीम। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या करेंगे? हमें कमेंट करके बताएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रवीण
जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मॉरिशस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कौन? दोस्तों प्रविंद जगन्नाथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जमशेदपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, झारखंड का शहर है जमशेदपुर, इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के लार में यानी कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइलिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, न्याय दर्शन से कौन संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा रचित एक क्या है दोस्तों? बौद्धिक ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, न्याय दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है ये बांग्लादेश से 3 साइड से क्या है? घिरा हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय राज्य त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 16 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंत को यानी कि इंटेस्टाइन को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों टाइफाइड जो कि दोस्तों क्या है? टाइफाइड एक रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है? इफेक्टिव करता है। तो आप लोग याद रखेंगे आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों बतानी है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि दोस्तों पाकिस्तान का प्रथम क्या था? ये राष्ट्रपति था ये दोस्तों पाकिस्तान का, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बतानी है कि इसे कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग याद रखेंगे गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की जो उपाधि थी ये गांधी ने दी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, टोर्नेडो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों बतानी है कि टोर्नेडो का संबंध किससे है? टोर्नेडो क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे टोर्नेडो दोस्तों एक साइक्लोन है यानी कि चक्रवात है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। टोर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है यानी कि साइक्लोन है। साइक्लोन का नाम है टोर्नेडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताने है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे अरविंद घोष। ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे अरविंद घोष। ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लाइफ डिवाइन आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ने देखा रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।